तो दोस्तों, दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के बाहर एक बार फिर हजारों छात्र और युवा कार्यकर्ता जुट गए हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं, उनकी जुबानों पर एक ही नारा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। यह आंदोलन सिर्फ एक मंत्री के खिलाफ नहीं है दोस्तों, यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ है जो बीते कई सालों से लगातार सवालों के घेरे में है। और इसका कारण है पेपर लीक की एक के बाद एक सामने आ रही खबरें, परीक्षाओं में गड़बड़ियां और लाखों युवाओं के सपनों का टूटना। नमस्कार दोस्तों, आज की बात उन छात्रों के दर्द पर है जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, परिवार उनके लिए अपनी जमा पूंजी लगाता है और जब परीक्षा का दिन आता है तो उन्हें पता चलता है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका है। यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है दोस्तों, ये करोड़ों परिवारों के विश्वास का सवाल है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है। दिल्ली में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में युवा शामिल हुए। उनकी एक ही मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनका तर्क बहुत स्पष्ट है। अगर शिक्षा मंत्रालय के अधीन होने वाली परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, अगर पेपर लीक की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, अगर युवाओं का भविष्य लगातार दांव पर लग रहा है, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी मंत्री को लेनी चाहिए। यह लोकतंत्र की एक बुनियादी अवधारणा है। जब किसी मंत्रालय में बार बार विफलताएं होती हैं तो उसके मुखिया से जवाब मांगा जाना चाहिए और अगर वो जवाब नहीं दे पाता तो उसे पद छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, प्रदर्शनकारी छात्र बहुत भावुक हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा है, उनकी आवाजों में दर्द है। कई छात्रों ने अपनी कहानियां साझा की है, कैसे उन्होंने साल भर मेहनत की, कैसे उनके माँ बाप ने उनकी कोचिंग के लिए जमीन तक बेच दी, कैसे उन्होंने रात भर जाग करके पढ़ाई की और जब परीक्षा का दिन आया तो उन्हें पता चला कि पेपर पहले ही बाजार में बिक रहा है। यह दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता दोस्तों, यह सिर्फ वही समझ सकता है जिसने यह झेला हो। यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह देश के कई राज्यों में छात्र संगठन और विपक्षी दल इसी मुद्दे पर सड़कों पर हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक, हर जगह से छात्रों की आवाजें उठ रही है। हर जगह से एक ही मांग आ रही है, हमें न्याय चाहिए, हमें भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो हमारे सपनों की रक्षा कर सके। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुनते हुए दिखाया गया है। यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब सड़कों पर छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। विपक्ष ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना था कि जब देश के लाखों युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब शिक्षा मंत्री का इस तरह आराम से बैठ करके रेडियो सुनना क्या यह सही संदेश देता है? क्या यह छात्रों की पीड़ा के प्रति असंवेदनशीलता नहीं दिखाता है? हालांकि बीजेपी समर्थक का कहना है कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। मन की बात सुनना हर मंत्री और कार्यकर्ता के लिए एक नियमित गतिविधि है और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सवाल समय का है, सवाल संवेदना का है, सवाल इस बात का है कि जब आपके मंत्रालय से जुड़े मामले पर देश में हंगामा हो रहा हो, तब आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि की। यह कोई एक दिन का मुद्दा नहीं है, यह बीते कई वर्षों से सुलगता आ रहा मामला है। नीट परीक्षा में जब गड़बड़ी सामने आती थी तब भी छात्र सड़कों पर निकलते थे। यूजीसी का पेपर रद्द हुआ था, तब भी आंदोलन हुआ था। अलग अलग राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, हर बार छात्रों ने आवाज उठाई, हर बार सरकार ने आश्वासन दिया, हर बार कुछ छोटे लोगों को पकड़ा गया, लेकिन समस्या जड़ से नहीं सुलझी। पेपर लीक माफिया अभी भी सक्रिय है, परीक्षा प्रणाली में सुधार अभी भी अधूरा है और छात्रों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है। इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज अभियान शुरू की और इस अभियान के तहत वो अलग अलग राज्यों में युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनके मुद्दों को संगठित कर रहे हैं। राहुल गांधी इस अभियान के प्रमुख चेहरे के रूप में सामने आ रहे हैं और उनका सीधा संदेश है कि देश का युवा अब चुप नहीं रहेगा, अब वो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। इस अभियान ने जमीनी स्तर पर एक नई ऊर्जा पैदा कर दी है। यह आंदोलन कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहली बात, यह बताता है कि देश का युवा अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा है, वो सड़कों पर निकल रहा है, वो संगठित होकर के अपनी मांगे रख रहा है। यह लोकतंत्र की असली ताकत है। दूसरी बात, यह बताता है कि शिक्षा का मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। अब चुनाव सिर्फ धर्म या जाति पर नहीं लड़े जा रहे हैं दोस्तों, अब शिक्षा, रोजगार और भविष्य जैसे जमीनी मुद्दे चुनाव परिणामों को प्रभावित करेंगे।
तीसरी बात यह बताता है कि अकेले एक मंत्री के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे व्यवस्था के खिलाफ यह आंदोलन है। अब छात्र समझ चुके हैं कि समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, समस्या उस सिस्टम की है जो उन्हें न्याय देने में असफल हो रहा है। अब बात करते हैं उन छात्रों के दर्द की जो इस पूरे मामले के मूल में है। एक छात्र की कहानी सोचिए जो किसी छोटे शहर से है, गांव से है, गरीब परिवार से है। उसके माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सके। उसकी कोचिंग की फीस के लिए कुछ ज़मीन गिरवी रख देते हैं, कुछ गहने बेच देते हैं, कुछ रिश्तेदारों से उधार ले लेते हैं। वो छात्र हॉस्टल में रह करके सस्ता खाना खा करके रात भर पढ़ाई करता है। सालों तक यही दिनचर्या रहती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना होता है कि वो परीक्षा पास करेगा, अच्छी नौकरी पाएगा और अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा। और जब परीक्षा का दिन आता है और उसे पता चलता है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था, उसकी मेहनत बेकार हो गई, उसका भविष्य अनिश्चित हो गया, तो उस पर क्या बीतती है इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने ये झेला हो। यह दर्द किसी आंकड़े में नहीं तौला जा सकता, यह दर्द किसी रिपोर्ट में नहीं समाया जा सकता, यह सिर्फ महसूस किया जा सकता है दोस्तों। और इसी दर्द से उपजा आक्रोश अब सड़कों पर है। अब बात करते हैं इस आंदोलन के संभावित प्रभाव की। क्या यह आंदोलन सरकार पर असर डालेगा? क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? क्या परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा? ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब तक का इतिहास बताता है कि भारत में सरकारें ऐसे आंदोलन पर आसानी से नहीं झुकती। मंत्री इस्तीफा नहीं देते, जिम्मेदारियां तय नहीं होती, लेकिन हर आंदोलन की एक सीमा होती है और हर सरकार की भी एक सहनशीलता होती है। अगर ये आंदोलन और बड़ा होता है, अगर ये देश भर में फैलता है, अगर इसमें और छात्र संगठन शामिल होते हैं, अगर इसमें माँ बाप भी जुड़ते हैं, तो दबाव बढ़ेगा। और एक समय ऐसा भी आएगा जब सरकार को कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा दोस्तों, चाहे वो मंत्री बदलने का हो, चाहे परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाने का हो, चाहे पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई का हो, सब कुछ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन ठोस सुधारों की जिनकी जरूरत है। पहली जरूरत है परीक्षा प्रणाली का पूरी तरह डिजिटलीकरण। अगर परीक्षाएं डिजिटल हों, अगर पेपर सीधे परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, अगर मानवीय हस्तक्षेप कम हो, तो पेपर लीक की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। दूसरी जरूरत है पेपर लीक माफिया पर सख्त कार्रवाई। अब तक की कार्रवाई में सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा गया है, असली खिलाड़ी पकड़ से अब भी बाहर हैं। इनको पकड़ने के लिए विशेष जांच टीमें बनानी चाहिए और इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए। तीसरी जरूरत है छात्रों को मुआवजा देने की व्यवस्था। अगर किसी पेपर लीक के कारण किसी परीक्षा को रद्द किया जाता है तो उन छात्रों को मुआवजा मिलना चाहिए जिन्होंने मेहनत से तैयारी की थी। उनकी कोचिंग फीस, यात्रा खर्चा, समय की कीमत, इन सब की भरपाई होनी चाहिए। चौथी जरूरत है परीक्षा संचालन में पारदर्शिता की। हर परीक्षा के बाद उसकी पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। कितने अभ्यर्थी आए, कितने पास हुए, कितने अंक कटे, ये सब जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है जवाबदेही की। अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए। अब तक हर तरफ जिम्मेदारी से बचने की कोशिश होती है, सब एक दूसरे पर दोष डालते हैं, यह बंद होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बड़े मायने की। सबसे पहली बात यह दिखाता है कि देश की युवा पीढ़ी अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। वो अब चुप नहीं रहेगी, वो अपनी आवाज बुलंद करेगी। यह बहुत सकारात्मक बदलाव है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती सक्रिय नागरिकों से ही होती है। दूसरी बात यह दिखाता है कि शिक्षा का मुद्दा अब केंद्रीय राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। अब तक चुनाव धर्म, जाति और क्षेत्रीय भावनाओं पर लड़े जाते थे। अब शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों की भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यह बदलाव हमारे लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है दोस्तों। तीसरी बात यह दिखाता है कि विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अगर विपक्ष चुप रहा, अगर वो छात्रों के मुद्दों को नहीं उठाता, तो शायद यह आंदोलन इतना संगठित नहीं हो पाता। मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की जरूरत है। चौथी बात यह दिखाता है कि सोशल मीडिया ने आंदोलनों को नई गति दी है। अब हर घटना तुरंत वायरल हो जाती है, हर वीडियो पर तुरंत प्रतिक्रिया आती है, हर मुद्दे देश भर में फैल जाता है। यह जागरूकता का एक नया युग है। पांचवी बात यह दिखाता है कि सरकारों को अब अधिक संवेदनशील होना होगा। अब वो दौर नहीं रहा जब सरकारें अपनी मनमर्जी से चल सकती थीं। अब हर फैसले पर सवाल उठेंगे, हर लापरवाही पर जवाब मांगा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन सवालों की जो हर अभिभावक के मन में है। क्या उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी? क्या परीक्षा प्रणाली पर भरोसा किया जा सकता है? क्या जब उनका बच्चा परीक्षा देगा तो वहां पारदर्शिता होगी? ये सब
सवाल बहुत गंभीर है और इनके जवाब सरकार को देना ही होगा, क्योंकि अगर अभिभावकों का भरोसा टूटा तो वो विदेश में पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। और जब हमारे प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर जाएंगे तो ये ब्रेन ड्रेन की समस्या और बढ़ेगी। अब बात करते हैं इस आंदोलन से जुड़ी कुछ चुनौतियों की। पहली चुनौती है आंदोलन को एकजुट रखने की। अलग अलग संगठन अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, इनको एक मंच पर लाना जरूरी है ताकि आवाज ज्यादा बुलंद हो। दूसरी चुनौती है आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने की। हिंसा से किसी भी आंदोलन की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है दोस्तों, इसीलिए छात्रों को संयम बरतना होगा। तीसरी चुनौती है सरकार के प्रति तर्कों का सामना करने की। सरकार कई तरह के तर्क देगी, कई तरह से ध्यान भटकाएगी, इन सब से ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है। चौथी चुनौती है मीडिया का सहयोग पाने की। अगर मुख्य धारा का मीडिया इन मुद्दों को कवर नहीं करता तो आंदोलन तक लोगों की पहुंच कम हो जाएगी, इसीलिए स्वतंत्र मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा। पांचवी चुनौती है आंदोलन को रचनात्मक दिशा देने की। सिर्फ विरोध से बात नहीं बनती, ठोस सुझाव भी देने होंगे। परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए ब्लूप्रिंट बनाना होगा और सरकार से उसे लागू करने की मांग करनी होगी। अब अंत में कुछ बातें जो हम सबको समझनी चाहिए। पहली बात, शिक्षा हमारे समाज की रीढ़ है। अगर शिक्षा व्यवस्था कमजोर है तो पूरा समाज कमजोर है, इसीलिए शिक्षा में निवेश और सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात, छात्रों की आवाज सुनी जानी चाहिए, वो हमारे देश का भविष्य हैं और उनके सपनों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, जवाबदेही लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर मंत्री और अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते तो उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। यह व्यवस्था की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। चौथी बात, हम सबको इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, चाहे हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हों, क्योंकि यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं है, हमारे बच्चों के भविष्य का है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बदलाव संभव है लेकिन इसके लिए लगातार प्रयास करना होगा। एक दिन के विरोध से कुछ नहीं होने वाला। हर दिन सजग रहना होगा, हर दिन अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, हर दिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। तभी एक दिन वो सुबह आएगी जब हमारे बच्चे भरोसे के साथ परीक्षा दे सकेंगे, जब उनकी मेहनत का सम्मान होगा, जब उनके सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये बात यही समाप्त करते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके सामने छोड़कर जाता हूं। क्या आपको लगता है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि परीक्षा प्रणाली में अमूलचूल बदलाव की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि पेपर लीक माफिया पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि छात्रों का ये आंदोलन और बड़ा होगा? क्या आपको लगता है कि देश के युवा अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इस विश्लेषण ने आपको कुछ नई जानकारी दी हो, अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब जानकारी फैलती है तो जागरूकता बढ़ती है और जब जागरूकता बढ़ती है तो बदलाव की राह आसान होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए जागते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।